मैं कम सर। प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंकित कुमार सिंह। सर टेक अ सीट प्लीज। हम लोग मिल चुके हैं। थैंक यू सर। जी सर। परिचय दें ज़रा पैनल के लिए। सर मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है। मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में आईआईटी कानपुर से, और पिछले 2 वर्षों से मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के लिए एज अपर पीसीएस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहा हूँ सर। कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था सर। अब क्या स्थिति है? सर कानपुर की जो इकोनॉमी थी काफ़ी इनफॉर्मल बेसिस में ग्रो करी थी, तो उसमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स नहीं आए, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ, और जो ट्रेडिशनल इनर्शिया था रीजन का जिसमें वो ग्रो कर सकता था, तो वो पोटेंशियल उसने मिस कर दिया। तो अब वो स्थिति उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की पोटेंशियल कानपुर का था। कौन कौन सी बड़ी वहाँ पर टेक्सटाइल मिल्स हैं? सर पनकी रीजन एक पड़ता है इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स में तो सर कोई बड़ा क्लस्टर नहीं है, लेकिन लेदरी और नहीं क्लस्टर नहीं, आई एम आस्किंग फॉर इंडिविजुअल मिल्स जो वहाँ फेमस हुआ करती थी। सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। अच्छा, यूपी के संबंध में ये कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इट इज़ वेरी लार्ज सर, और इसका विभाजन करना चाहिए सर। हाँ, 4 हिस्सों में बात होती है, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, सेंट्रल यूपी वगैरह वगैरह। आपका क्या विचार है इसमें? सर मेरा ये मत है कि यूपी को 4 हिस्सों में या 5 हिस्सों में डिवाइड नहीं करना चाहिए। यूपी कल्चरली रूप से इंटैक्ट रहा है, उसके रीजन्स आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। थोड़ा रीजनल इम्बैलेंसेस की वजह से एक पोर्शन यूपी का काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गया, 2 रीजन्स उस पर आज भी डिपेंडेंट हैं। तो मेरे हिसाब से जो नरिशमेंट है वो आज सस्टेनेबल है। थोड़ा फोकसली अगर हम ग्रो करते हैं तो और बेटर तरीके से कर सकते हैं। साथ में हम मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बनाने की बात कर सकते हैं यूपी में। अच्छा, आपने पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के बारे में सुना होगा सर। इन तीनों के विषय में ज़रा बताएं और इन डिफरेंसेस क्या हैं इनमें? सर जब भी किसी प्रकार की कोई इनोवेशन होती है एकेडमिकली और उस इनोवेशन को कॉमर्शलाइज किया जाता है, तब इनोवेशन के लिए पेटेंट्स लिए जाते हैं। सर ट्रेडमार्क इज़ फॉर एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट्स, एंड कॉपीराइट जब किसी भी प्रकार का कोई कंटेंट क्रिएट होता है लिटरेचर में, तो उस पे एक्सक्लूसिविटी के लिए कॉपीराइट। सिर्फ लिटरेचर में? सर कॉपीराइट इज़ फॉर मैनी डायमेंशंस, बट आई थिंक लिटरेचर इज सुप्रीम। माय फाइनल क्वेश्चन, रूल ऑफ लॉ को कैसे आप परिभाषित करेंगे? सर रूल ऑफ लॉ डिफाइंस कि कोई भी सोसाइटी गवर्न करती है तो उसमें लॉज, उसमें कुछ नियमावली सुप्रीम होती हैं, कोई आर्बिट्रेरीनेस ना हो, पावर एक नियम से डिफ्यूज हो सोसाइटी में। सर थैंक यू। ऑल राइट अंकित, आप यूपी से आते हैं और आजकल वहाँ बहुत गहमा गहमी है और साथ ही इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इलेक्शंस के साथ साथ हमने ये देखा है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी का मैकेनिज़्म है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्ड होता है। तो इस संदर्भ में पूरे परिप्रेक्ष्य में आप बता सकते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? सर इलेक्शन के टाइम यूपी ही नहीं ऑल ओवर इंडिया काफ़ी जगह पोलराइजेशन, मैं सारे देश की बात कर रहा हूँ सर जी। सर पोलराइजेशन एंड रेडिकलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके बेसिस पे जो सोशल मीडिया, जैसे हम आज टर्म्स में यूज़ कर रहे हैं सर, सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, कम्युनलिज्म के चैलेंजेस हैं, और जो फंडिंग के जो मेजर इश्यूज हैं, डिफरेंट तरीके से इनस्टेबिलिटी सोसाइटी में फैल जाती है इलेक्शंस के टाइम में। तो वो मैं इसको देख रहा हूँ सर। बस सिर्फ इतना ही, थोड़ा और सोचने की ज़रूरत है सर। मल्टी डायमेंशनली अगर हम इसको देखें सर, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इसमें सोसाइटी। यदि आप ये देखें कि बहुत सारी शक्तियां हमारे यहाँ पे
नहीं चाहेंगी कि अच्छे से इलेक्शंस हों, इलेक्शंस को डिस्टर्ब किया जाए, सर तो क्या वहाँ से भी कुछ खेल हो सकता है? सर हमने पहले भी देखा है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अगर किसी भी रीजन में हो तो डिफरेंट कंट्रीज़ के नेशनल इंटरेस्ट सब हो जाते हैं एक रीजनल प्लेयर के रूप में। और जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस था जिसमें लोगों के परसेप्शंस को चेंज करने की कोशिश की गई, तो इस तरह के आईटी टूल्स भी अब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इलेक्शंस को। यूपी में अकेला एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सिविलियन जहाज बनाया जाता है। सर कौन सा जहाज है और कहां बनता है? एकमात्र नागरिक विमान सर भारत में यूपी में बनता है। सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल बट आई Okay. कैन गेस इट इज अराउंड कानपुर। गेस ना करें। सर हाँ, ओके। ब्लू एक्सप्रेसवेज सर से आप क्या समझते हैं? सर ब्लू एक्सप्रेसवेज वाटरवेज हैं हमारे देश में। अभी नेशनल वाटरवे एक्ट में 111 मार्ग चिन्हित किए गए हैं, जल विकास मार्ग जिसे हम बोलते हैं। यूपी में कोई जो आज के दिन चालू है? सर इट इज फ्रॉम वाराणसी टू हल्दिया NW1। तो क्या इसमें क्या चीज़ का के लिए बना है? पैसेंजर्स के लिए है या कार्गो के लिए है? किसके लिए उपयोग हो रहा है? सर अभी सर इसमें टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करने के लिए है, कार्गो के लिए भी है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में इसको शामिल भी किया गया है। सर इसको शामिल किया गया। आप मुरादाबाद से आते हैं। सर मुरादाबाद में इसको पीतल नगरी बोलते हैं, सर ठीक है, लेकिन यहाँ पर पीतल उद्योग चरमरा रहा है। उसकी खास वजह? सर मार्केट लिंकेजेस की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला इशू जो है हमारा इंटरनेशनल डिमांड एक्सपोर्ट्स में प्राइस का कम होता जा रहा है जो पहले था। अभी हाल ही में हम देखते हैं कि 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स में हम आ गए हैं। दूसरा जो डोमेस्टिक डिमांड है जो मार्केट करना चाहिए एज अ ब्रास को, वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए इन कंट्री एंड इवन इन यूपी। ओके सर थैंक यू। अंकित, सर आप डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर की तरह काम कर रहे हैं अभी पिछले 2 सालों से ना? सर तो व्हाई सिविल सर्विस? व्हाई डू यू वांट टू जॉइन? आई सी दैट योर फर्स्ट चॉइस इज IAS, IPS, then IFS, etc. Give me a good reason why you should be considered for civil services. सर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के रूप में मुझे काम करते हुए 2 वर्ष हुए हैं, जिसमें मैंने लीडरशिप हमारी जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी होती है उसको देखकर काफ़ी मैंने इंस्पायर किया। और साथ में मैं सर पिछले 5 वर्षों से लगातार मैं प्रिपरेशन कर भी रहा हूँ। तो सर वो मुझे मोटिवेशन मुझे फील वहाँ से होता है कि एक सिंगल साइन से आप पॉलिसी मेकिंग में कितना बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। We'll give you in the feedback there can be a better answer. सर आपने IFS को 3rd चॉइस दिया है। आप बताइए कि आजकल रेड सी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे? सर मेजर इन सिक्योरिटी इशू है रेड सी में। जो हाउती रेबल्स हैं फ्रॉम यमन, दे आर अटैकिंग द सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस ताकि प्रेशराइज किया जा सके इजराइल और तो हमास उससे को। क्या फर्क पड़ गया है? सर इजराइल और हमास में जो कन्फ्लिक्ट है, तो हम इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए ये प्रेशर टैक्टिक्स यूज कर रहा है। हाँ, पर इस अटैक के कारण उसका क्या कमर्शियली क्या इफेक्ट हुआ है? सर डिफरेंट जो ट्रेड पार्टनर्स हैं, शिप ओनर्स हैं, उन्होंने शिप्स को मना कर दिया। लॉजिस्टिक्स में चैलेंजेस आ गए हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड सफ़र कर रहा है सर। तो अगर इस रूट से नहीं जाएंगी शिप्स तो किस रूट से जाएंगी? सर अफ्रीका कॉन्टिनेंट को से और होते हुए क्या फर्क पड़ जाता है डिस्टेंस में? सर डिस्टेंस लगभग 70% इंक्रीज हो जाएगा, 60 to 70%। वो तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि पता नहीं वो शिप कहाँ जा रहा है, सर। उससे परसेंटेज निकालना मुश्किल है। इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स सर आई थिंक इट इज 3,000 to 4,000 4,000 किलोमीटर्स। और अगर रेड सी से जाएं तो कमर्शियली क्या वायबल है? शिपिंग लाइंस क्या कर देती हैं? सर डिस्टेंस कम हो जाता है। हाँ। तो डिस्टेंस कम होने नहीं, अभी जो ट्रबल चल रहा है उसमें अगर किसी को इधर से भेजना हो सर तो कैसे असर पड़ता है?
अभी रिसेंट में अगर हम देखते हैं तो सर हम अगर शिप्स भेजे जा रहे हैं इस रीजन से हाँ। तो उन पर अटैक होने के ज़्यादा नहीं चांसेस नहीं, वो होते तो हैं। ठीक है, लेकिन इसके कारण कमर्शियली उनका इंश्योरेंस कवर कॉस्ट ज़्यादा हो जाता सर है। इट बेसिकली इंक्रीजेस द कॉस्ट मेनी टाइम्स। सर हुती रिबल्स किस स्ट्रीम ऑफ इस्लाम को फॉलो करते हैं? सर शिया। और किस कंट्री को फॉलो कर रहे हैं वो? सर ईरान। और वो पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? सर तो पैलेस्टीनियंस किस स्ट्रीम के हैं? मोस्टली सर सुन्नी मुस्लिम्स। तो फिर ये जनरली तो शिया, स्पेशली इरानियंस, दे आर अगेंस्ट सुन्नीज। सर सो व्हाई आर दे हेल्पिंग पैलेस्टाइन और वर्किंग फॉर पैलेस्टाइन? सर the issue of Palestine is considered taking Islam conflict with the Jews. तो इसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी है they stand united हाँ, so for the cause. basically the answer is that they are not against, they are not for Palestinians. Basically, they are against Israel, सर and they are trying to needle them as much as possible. अच्छा, आप सिविल इंजीनियर हैं। सर किसी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन कंसर्न दो क्या होना चाहिए? सर सबसे पहला फाउंडेशन, उसका जो स्ट्रक्चर जहां भी खड़ा करना है उसकी सॉइल की बियरिंग स्ट्रेंथ क्या है। ओके, फाउंडेशन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है? सर लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये है कि अगर हमने स्ट्रक्चर का मतलब एक्सपांस काफ़ी ज़्यादा बना दिया और हमने इस पे अच्छा ठीक है, आपने फाउंडेशन कहा, दूसरा? सर दूसरा कि वो स्ट्रक्चर किस कैटेगरी का होगा, मतलब कि लोड बियरिंग उसकी किस तरीके से हम डिफ्यूज करेंगे। आप बिल्कुल सिविल इंजीनियर की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक ओवरऑल प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। सर क्या कंसर्न है एक किसी प्रोजेक्ट का, क्या होना चाहिए? सर आज के समय में जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका सिक्योरिटी फॉर द पब्लिक, सेफ्टी, और दूसरा सस्टेनेबिलिटी। इट शुड रन फॉर द नंबर ऑफ इयर्स इट इज डिजाइन्ड फॉर। सर ओके, आपने लिखा है कि आप मेंटरिंग टीचिंग में आपको इंटरेस्ट है। सर अगर आपको प्राइमरी एजुकेशन में कोई एक चेंज करना हो तो क्या इंपॉर्टेंट है? सर प्राइमरी एजुकेशन में जो टीचर्स का मैं चाहता हूँ कि टीचर्स का एब्सेंटिज्म अभी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व होता है, तो इस पे मैं वर्क करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि टीचर्स का जो इंटरेस्ट है मतलब उसको ग्रो किया जाए। कैसे करेंगे आप ये? सर TOTs बहुत डेवलप हो गई हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से काफ़ी डेवलप हो गए हैं और अभी रिसेंट में यूपी गवर्नमेंट ने देखा भी बेसिक एजुकेशन में कोशिश की पर गई। वो गांव के टीचर्स को तो इससे कुछ मतलब ही नहीं है कि आप TOT में क्या बताते हैं, उनको ट्रेनिंग क्या करवाते हैं। दे आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग द मनी एंड नोबडी मॉनिटर्स देम, सो दे जस्ट टेक द मनी एट द एंड ऑफ द मंथ। आइदर वो आप खुद जाते हैं या किसी अपने सब्स्टिट्यूट को भेज देते हैं वहाँ पे दिन भर बैठने के लिए। सेंसिटिविटी की थोड़ी सी कमी है, मैं इस पे काम करना चाहूँगा सर। ओके सर गुड मॉर्निंग अंकित। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, आप IIT से, कानपुर से सिविल इंजीनियर हैं और भारत जो है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है, तो आप क्या नहीं चाहेंगे कि भारत की ग्रोथ स्टोरी का जो एक कमाल का अभी आने वाला समा उसका एक हिस्सा बने एज ए गुड इंजीनियर? इंडिया नीड्स गुड इंजीनियर्स लाइक यू ऑल्सो, तो व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू IAS? सर मेरा ये मानना है कि सर सिविल सर्विसेज आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मैं काफ़ी योगदान कर सकता हूँ बीइंग अ सिविल सर्वेंट सर। हाल ही के टाइम में भी सर एज अ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर आई एम रनिंग एक स्कीम में, मैं एज अ स्कीम ऑफिसर हूँ सर, आदर्श ग्राम योजना। इट इज़ ऑल्सो बिल्डिंग ग्रास रूट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सर मुझे लगता है मैं कर पाऊँगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इंटरेस्टेड हैं ट्राइबल्स के इश्यूज में? सर अभी त्रिपुरा या ऐसे, आई एम टॉकिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट, सर वहाँ पर इतना कुछ, वहाँ उनके लोकल जो कई तरह के आर्ट क्राफ्ट, उनके कल्चर, बड़ी दुनिया उसको एक्सप्लॉइट करके, एक्सप्लॉइट करके और पूरी दुनिया में फैशन टेक्नोलॉजी एक कितना बड़ा बिजनेस बन गया है, तो उसका क्या किया जा सकता है, उसमें कैसे हम मदद कर सकते हैं उनकी? सर सबसे अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर्स। हमारी डाइवर्सिटी हमें संजो के रखनी है
आज जो समस्या है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ कल्चर और कॉमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर्स की है, वो केवल और केवल इस वजह से है कि लोग सेंसिटिव नहीं हैं अप्रोचेस टुवर्ड्स कल्चर। तो मैं इस पे काम करना चाहूँगा कि ये जो डाइवर्सिटी है लोग इसको समझें बेहतर, कल्चरल रिलेटिविज्म जिसे हम बात करते हैं वो ज़्यादा प्रमोट हो समाज में टॉलरेंस लेवल के साथ। तो उनको कैसे फ़ायदा होगा, जो आम आदमी वहाँ उनको कैसे पहुँचेगा इसका फ़ायदा? सर रिसेंट में हम देख रहे हैं सर, यूपी गवर्नमेंट ने भी कई सारे महोत्सव दिखाए जिसमें डिफरेंट आर्टिस्टिक फॉर्म्स को दिखाया गया। यूपी में कौन से ट्राइबल्स हैं, कहाँ पर? सर यूपी में सर टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ट्राइबल्स हैं, 0.47% ऑफ यूपी's पॉपुलेशन, जिसमें मेजर जो पीवीटीजीज की मैं बात करना चाहूँगा सर, बुक्सा जनजाति है सर, एक रज्जी जनजाति है सर। बुंदेलखंड क्यों पीछे रह गया? वाटर स्ट्रेस तो है ही है, वो तो पता है, और क्या इश्यूज हैं जिनकी वजह से बुंदेलखंड ऊपर नहीं आ पाया? सर सबसे पहली मैं बात करना चाहूँगा जो लैंड की उपज है, तो जो वेल्थ क्रिएशन कोई भी इकोनॉमी में होती है प्रिमिटिव स्टेज में, जो एग्रीकल्चर है वो नहीं हो पाई। दूसरा वाटर तो रहा ही सर। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और बिजली, जो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँची थी, लेकिन अब सर काफ़ी काम हो रहा है। अच्छा, ये आज 15 जनवरी है, तो ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक बहुत विशेष दिन है सर। ये क्या दिन है और क्यों आज ये दिन मनाया जाता है? सर आई नीड टू स्टडी अपॉन दिस, बट मैंने सुना था लखनऊ में इसमें आर्म डे का पूरा एक मतलब मेरे को सर इसे पढ़ना पड़ेगा एक बार। आज बहुत बड़ी परेड हो रही है दिल्ली में, बहुत बड़े, उसमें प्रधानमंत्री भी कुछ बोलेंगे सर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोलेंगे, आर्मी से रिलेटेड है, उसको क्या बोलते हैं? सॉरी सर, आई नीड टू रिकॉल दिस, नीड टू स्टडी ऑन दिस। आर्मी डे 15 जनवरी 1949 क्या हुआ था? चलो कोई बात नहीं। अभी आप मुझे बताएं कि मेंटरिंग जो है, मेरे हिसाब से हर टीचर को एक मेंटोर भी होना चाहिए सर। टीचरिंग वाली जो बात थी वो ख़त्म हो गई, तो हर टीचर को अभी एक मेंटोर भी होना ज़रूरी है सर। आप इसके ऊपर कुछ बताएं। सर टीचर एक थोड़ा सा फॉर्मल तरह का डिस्कशन होता है जिसमें बच्चे सहज महसूस नहीं करते हैं कई बार, और मेंटरिंग थोड़ा सा इनफॉर्मल वे ऑफ डिस्कशन होता है जिसमें बच्चे अपनी इंटरेस्ट और अपने इंक्लूसिव स्टडीज़ में थोड़ा डवेल हो सकते हैं। इट मीन्स सर कि मेंटरिंग बच्चों का लिटरेसी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़ा देगा, तो मेरा ये मानना है सर। बस इतना ही फ़र्क है टीचरिंग और मेंटरिंग में? सबसे बड़ा जो फ़र्क होना चाहिए मेंटरिंग में, वो आपने उसके बारे में बताएं कुछ। टीचिंग इज स्पेसिफिक, इतना पढ़ाया सिलेबस, और उसके बाद टीचर की छुट्टी, और उसके बाद एग्ज़ाम दिया, बच्चा पास हो गया, टीचर की पे मिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। मेंटोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कब तक चलती है, कैसे चलती है, और स्टूडेंट के साथ क्या उसकी एसोसिएशन होती है, उसके बारे में बोलना चाहिए हमें। सर मेंटर सर बेसिकली एक फ्रेंड और गाइड दोनों हैं बच्चे की जर्नी के दौरान। अच्छा सर, तो मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, उसके बारे में कुछ कहिए। नॉट टेकिंग ए डिसीजन इज ऑल्सो ए डिसीजन। ये संदर्भ मैं 2000 जब ये अभी राम मंदिर की वो हो रही है उसके संदर्भ में है ये एक, तब प्रधानमंत्री थे हमारे, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। नॉट टेकिंग ए डिसीजन इज ऑल्सो ए डिसीजन। सर इन रिसेंट टाइम्स की बात हो रही है? रिसेंट टाइम में सर राम मंदिर का जो इशू है वो काफ़ी पोलराइज्ड। ये किसने, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो कौन थे जिन्होंने डिसीजन नहीं लिया और उसकी वजह से बाबरी का ढांचा जो है वो गिर गया? सर अटल बिहारी वाजपेयी जी। सर उस समय प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी। अच्छा, पीवी नरसिम्हा सर, राव। ओके sorry, sir. अंकित, थैंक यू। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग अंकित। सर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। अक्सर अगर किसी भी राज्य का नाम लिया जाए, जैसे पंजाब, केरला, तो हमारे दिमाग में कुछ और आ जाता है। केरला से टूरिज़्म आ जाता है, पंजाब से कुछ और आता है। उत्तर प्रदेश का नाम सामने ही आते ही एक कम्युनल हिस्ट्री सामने आती है, ऐसा क्यों है? बेसिकली जो सर यूपी की जो सोसाइटी है वो, इसमें जो डेवलपमेंट के जो रूट्स हैं वो, और जो सोसाइटी का जो कल्चर्स है वो थोड़ा सा पोलराइज्ड वे में ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ।
जो कम्युनल टेंशन्स हम लोग फेस करते हैं, एथनिक क्लैशेस फेस करते हैं, डिफरेंट सोसाइटी का इथनोसेंट्रिक बाइसेस है अपने कल्चर्स के प्रति, अपने सोसाइटियल नॉर्म्स के प्रति, वो ज़्यादा है। यूपी में लिटरेसी रेट्स अब तो बेटर हैं, लेकिन ट्रेडिशनली जब सोसाइटी ग्रो कर रही थी यूपी की, तो वो उतना ज़्यादा नहीं था। विद एजुकेशन एंड इकोनॉमी सोसाइटी का सोशल फैब्रिक स्ट्रांग होता है, तो वो उस ट्रांजिशन फेज में यूपी अब आ चुका है। पहले हम देखते थे सर काफ़ी ज़्यादा कम्युनल राइट्स और वायलेंसेस के केसेस होते थे, बट अब काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड है सर। कोई डेटा बता सकते हैं कि पहले के मुकाबले अब ज़्यादा कंट्रोल्ड है? सब्सटेंशिएट कीजिए अपनी बात को। सर लास्ट डिफरेंट गवर्नमेंट रिजीम्स की अगर मैं बात करूं, तो रिसेंट गवर्नमेंट रिजीम में अभी माइनर क्लैशेस तो काफ़ी कम हो गए हैं, मतलब मेजर क्लैशेस तो कोई नहीं है, माइनर क्लैशेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को सुप्रीम रखते हुए प्रेजेंट गवर्नमेंट ने काफ़ी एक्टिवली और एग्रेसिवली काम किया है सर। बुलडोज़र का एक नाम आता है यूपी से जुड़ा हुआ, सर आपका इस पे क्या व्यू है? सर बुलडोजर जस्टिस, मेरा ये मत है सर कि रूल ऑफ लॉ शुड बी सुप्रीम। कभी ऐसा ना हो कि बुलडोजर जस्टिस के कारण काफ़ी मतलब कोई इनोसेंट व्यक्ति का कुछ नुकसान हो जाए। किसी व्यक्ति का घर केवल इस वजह से गिरा देना कि अ, उसने मतलब कि ही इज़ फाउंड कल्प्रिट और ही कुड बी अ कल्प्रिट, तो वो काफ़ी गलत है। यूपी की अगर हम बात करें, तो जो भी अर्बनाइजेशन हुआ है, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेज जो हैं वो प्लान्ड नहीं हैं। तो गवर्नमेंट को भी एक एग्जीक्यूटिव एक्शन का एक थोड़ा सा मौका सा मिल जाता है, जिसको मैं देख पा रहा हूँ सर। ओके, आप आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट रहे हैं। सर अंकित, आपने किसी प्रकार की कोई कोचिंग ली थी आईआईटी कानपुर सर। जाने से पहले? जी। ठीक है। एजुकेशन सिस्टम जो भारत का है, उस पर कुछ अपना राय दीजिए। सर वर्तमान में जो एजुकेशन के सामने सबसे बड़ा इशू है, वो है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के जो ट्रेडिशनल इथोस हैं वो इरोड हो रहे हैं, तो उस पर हमें काम करना चाहिए। दूसरा सर, जो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल सोसाइटी की हम बात करते हैं, उसका रास्ता एजुकेशन से गुजरता है। अगर हमारे एजुकेशन के रूट्स स्ट्रांग नहीं हैं, तो हमारी जो सोशल वैल्यूज़ जो डेवलप करेंगे, जो हम बात करेंगे बिजनेस विद एथिक्स या फिर एम्प्लॉयमेंट विद एथिक्स, वो सफ़र करेगा। आप शायद मेरा सवाल समझे नहीं कि कोचिंग इंडस्ट्री की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? दैट इज़ माय क्वेश्चन कि एजुकेशन सिस्टम में ऐसे क्या फ्लॉज हैं? इट्स अ $110 बिलियन इंडस्ट्री एज ऑफ टुडे। सर हम बात करते हैं, अगर हम 11-12 की ही बात करते हैं, अगर मैं अपनी ही बात करता हूँ कि आईआईटी में जाने के लिए कोचिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम हमारा है, वो आज के डेट में उस लेवल का स्किल सेट बच्चों में डेवलप नहीं कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि जो एजुकेशन है वो टेक्निकल एजुकेशन में जो सुपीरियर एस्पेक्ट है उसको डील नहीं कर रही है, कि ताकि समस्त जो बच्चे हैं वो ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील ना हो। बट कोचिंग आपको एक डिसिप्लिन्ड और एक डायरेक्शन विथ जो रिक्वायर्ड है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, वो दे देता है। तो इवन कंपटीशन में आज इसको रिक्वायर्ड देखा जा रहा है, बट वो सही तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। अंकित, कोचिंग हर बच्चे के लिए उसकी पहुंच में नहीं होती है। सर तो क्या हम ये कह सकते हैं पिछले 20 या 30 सालों में जितने भी बच्चे, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे अगर एक स्टेटमेंट दे दी जाए आईआईटीज़ में कोचिंग के थ्रू आते हैं, सर क्या वो एक प्रिविलेज सेक्शन से आते हैं? तो सर इसका मतलब हमारा जो पूरा आईआईटीज़ का, आईआईएम्स का ये जो नेटवर्क है, ये सिर्फ एक प्रिविलेज्ड ग्रुप का एक नेटवर्क है? सर ऐसा नहीं है, काफ़ी बच्चे मेहनत करते हैं, और कोचिंग केवल एक आपको डायरेक्शन दे देता है, लेकिन मेहनत बच्चे की खुद ही होती है, जितना मैं देखता हूँ और जितना समझता हूँ। दूसरी चीज़ है कि जो कोचिंग का जो इकोसिस्टम डेवलप हो गया है, जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, वो काफ़ी बच्चों को पीछे भी छोड़ देता है, और थोड़ा रफ हैंड कंपटीशन भी दे देता है कि बच्चे उसमें, जैसे हम नीट का हम केस देख रहे हैं और आईआईटीज़ में भी हम ऑब्जर्व करते हैं। तो सर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हुए और मोल्ड करने की आवश्यकता है। ओके अंकित, धन्यवाद। ये आपका मॉक नंबर कितना हो गया? सर ये 7th। 7th। और इंटरव्यू कब है? सर 12 फेब। 12th फेब। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मॉक्स लेना आप ख़त्म कर दें। यू माइट टेक अ मॉक और टू क्लोजर टू द डेट ऑफ द इंटरव्यू, मे बी अ वीक बिफोर हैंड। सर
ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल्ड तरीके से बता दिया गया हाउ टू प्रिपेयर सर एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट योर अपीयरेंस टुडे इज मच बेटर. लास्ट टाइम ही हैड अ वेरी स्क्रफी बियर्ड, उससे बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन जा रहा था. But he still needs to. Yeah, you need to shave on the day of the interview. हाँ, हाँ सर Just go without. आई वाज गिविंग अ कंपैरेटिव असेसमेंट. और हेयर को जरा सा नीटली कोम होना चाहिए. सर अच्छा, दो चीज़ें जिस पे मैं आपका ध्यान ज़्यादा आकर्षित करना चाहूँगा. एक तो डैफ रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर गहन अध्ययन कर लिया. कानपुर जैसी जगह है और उसके टेक्सटाइल मिल्स के बारे में आप एक भी नहीं बता पाए. एल्गिन मिल थी. एल्गिन मिल्स, लाल इमली, एल्गिन मिल, लाल इमली, JK ये वहाँ- कॉटन एंड वीविंग, क्या स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, विक्टोरिया मिल्स, विक्टोरिया मिल. इतनी सारी है. ये भी थी. और why exactly did the textile mills fall into disrepair? ये वायर करके एक आता है ना The Wire, न्यूज़पेपर. हाँ, द वायर. उसमें बहुत बढ़िया एक आर्टिकल है. उसमें उन्होंने पॉइंट वाइज बता दिया है कि व्हाट एग्जैक्टली वर द रीजंस व्हाई इट फेल इनटू, और ये भी बताया दैट व्हाई इट फ्लरिश्ड इन द फर्स्ट प्लेस. एक्चुअली कानपुर वाज द बेस ऑफ नाना साहब ना. सर तो 300 British people were massacred in Kanpur. So after the first war of independence, it was converted into a huge fortification of British army. And that's why they needed all the textiles. And that's why they needed leather also. Secondary, that is leather. हाँ, leather. ओके तो थोड़ा सा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है. क्योंकि these are, जैसे बताया था ना, 3 areas. डैप से आएगा, करेंट अफेयर्स से आएगा और आपके सब्जेक्ट से आएगा. ऑल्सो योर जॉब प्रोफाइल. सर तो करेंट अफेयर्स, टुडे वाज आर्मी डे, और इस पर आप यू आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड. तो थोड़ा सा एक वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ सिविल सर्वेंट इज दैट ही इज करेंट एंड ही इज एबल टू थिंक ऑन हिज फीट. तो यू हैव टू बी करेंट पर्टिकुलरली, एंड दैट पर्टिकुलर डे is very important. कुछ ना कुछ तो है. It's National Nutrition Day, it's National Elementary School Teachers Day. Sir. Today is also National Elementary School Teachers Day. ओके IMD's 150th Establishment Day. IMD. तो हाँ, तो today was the day that General Cariappa Yeah. took over from the last British Commander-in-Chief as Commander-in-Chief. That is why it is celebrated. So I've already told you कि you come from a very good place, you've already got a very good job, you are serving in your home state. तो अब आपकी flight upwards ही होनी चाहिए. सर And you have all the ability to be on the next phase of this. You have exposure to government service, you are articulate, your knowledge base is reasonably sound, it can always be improved. सर So best of luck, you'll do very well. You go with a clear mind, positive mindset कि इस इंटरव्यू को तो I'm going to ace it. सर थोड़ा सा स्माइल और नहीं ठीक है. यू हैव एनी क्वेश्चंस? नहीं सर कोई सवाल नहीं है. मुझे एक चीज़ कहनी है कि आप जब बात करते हैं ना तो ये हाथ ऐसे है ना, सर तो हाथों की मूवमेंट आप अपना कुछ चीज़ कहना चाह रहे हैं ना तो हथेली रगड़ रहे हैं बात करते हुए. डोंट डू इट, लीव देम लूज. बीच में कोई पॉइंट करना है, हाथ को हिला भी सकते हो. ये नहीं है कि हथेलियाँ ही रगड़ते रहना. तंबाकू नहीं बना रहे आप, सर ठीक ठीक है ना. थोड़ा सा hints of nervousness. हाँ, थोड़ा आप ऐसा रगड़ रहे हैं तो उसको बंद करके थोड़ा हाथ खोल के भी बैठ सकते हैं बीच में, और बात भी कर सकते हैं. ऐसे भी बैठ जाए, कभी ऐसे बैठ भी जाएंगे बीच में. कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी सपोर्ट लेके ही बैठना है लगातार. तो ऐसे भी रह सकते हैं. हाथ बंद भी किए हैं, खुले भी हो सकते हैं, हिला भी सकते हैं. Be natural, that is ठीक the है. thing. हाँ, तो बी नेचुरल. और एक मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं जो मुझे लगता है कि ये लोगों में पोटेंशियल है. सॉरी सर, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को कहता हूँ, हर एक को नहीं कहता. आप सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? तो मेरा उनमें ये कहना होता है कि बड़े सारे लोग कहते हैं जी मैं अपनी एक्सेलेंस, प्रोफेशनल एक्सेलेंस, वो सारी बातें ठीक है, समझ में आती है. आप ये कहें कि इंडिया, मेरी समझ में जो मुझे आता है कि यू विल बी ज्वाइनिंग, इफ एट ऑल I join at a time when India is at a cusp of, Indian economy is at a cusp of breaking out.
right? And by 47 we will be one of the advanced country. So I want to be part of that growth. I want to serve the people, rolling out the schemes as a young administrator, and then formulating policies towards that goal. So this kind of bandwidth no other service can give. That's why my first choice is this. अगर आपको लगता है कि इस बात से कोई जान है तो आप कह सकते हैं, नहीं तो आपका जो जवाब है वो भी ठीक है. ठीक है, थैंक यू. इस पैनल में किसी ने आपसे एंथ्रोपोलॉजी पे सवाल नहीं किया हैं, पर ट्राइब्स उससे में बात हुई. आपको तैयार होना होगा अच्छी तरह से. ओके, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.